हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने अपनी डेट शीट रिलीज कर दी है, तो उसी को देखते हुए हम आज लेकर आए हैं वन शॉट वीडियो जिसमें कवर करने वाले हैं चैप्टर जो कि अपना है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर, जिसमें सबसे पहली हमारी जो टर्म है वो है मैग्नेट। अ मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स मटेरियल्स ऑफ मैग्नेटिक नेचर। इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास में यहाँ पर कोई एक मैग्नेट है और इसके पास में बाहर से कोई दूसरी मैग्नेट या कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि है अपने आयरन, कोबाल्ट या निकल इसके पास में आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन शो कर रही होगी। जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेट्स जो हैं वो वेरियस टाइप्स की होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास में है हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट या एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने ये कहीं ना कहीं देखी ही होगी। आगे बढ़ते हुए हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। सबसे पहली और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है? ये कह रहा है मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल। जब कभी भी मैग्नेट होगा तो हमेशा उसके दो पोल्स होंगे, एक अपना एस पोल और जो दूसरा है वो अपना होगा नॉर्थ पोल। अगर हम बात करें लाइक पोल्स की, तो हमेशा जो लाइक पोल्स होते हैं वो आपके करने वाले हैं, लाइक पोल्स जो हैं वो हमेशा करने वाले हैं रिपेल। वहीं अगर हम बात करें अनलाइक पोल्स की, तो वो एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, जो कि एकदम बेसिक सी प्रॉपर्टी है। क्या मतलब है? अगर यहां एन पोल है और मैं दूसरी मैग्नेट यहां पर लेकर आऊं, लेट सपोज मैं यहां पर ये एक मैग्नेट लेकर आया और यहां पर मेरे पास में था अगर एन पोल, तो यहां पर एन और एन मेरे सेम पोल्स हो गए। अगर सेम पोल होते हैं तो वो रिपेल करेंगे। ऐसे ही यहां थी मेरी एस पोल और मैं यहां लेकर आता एन पोल, तो एन और एस जो है वो मेरे अनलाइक पोल्स हैं, जिसके कारण ये यहां पर करेगा अट्रैक्ट। तीसरी और खास प्रॉपर्टी, जब कभी भी आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा रेस्ट कर रही होगी। किसके अंदर? जो कि आपको हमेशा याद रखना है, ये हमेशा रेस्ट करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर, जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसकी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। जब भी हम मैग्नेट के टाइप्स की बात करते हैं तो मैग्नेट के दो टाइप्स होते हैं। एक अपना होता है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट हमारी कौन सी मैग्नेट होती है? नेचुरल मैग्नेट्स हमारी वो मैग्नेट्स होती है जो हमें नेचर से मिले। नेचर से जो मैग्नेट्स हमारी मिलती है उन्हें हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट्स, जिसका बेसिक एग्जांपल होता है बेटा लोड स्टोन। लोड स्टोन को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका दूसरा नाम है किसिंग स्टोन, जो आप यहां पर फिगर में भी आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। याद रखना मैग्नेटाइट भी इसी का नाम है। ऐसे ही हम अगर इसके दूसरे टाइप की बात करें, तो जो दूसरा टाइप है अपना मैग्नेट का वो होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होती है जो मैन मेड मैग्नेट्स हो। कौन सी बच्चों? मैन मेड मैग्नेट्स आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जब भी हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स अपनी दो टाइप्स की होती है। एक अपनी होती है परमानेंट मैग्नेट, और जो दूसरी है नंबर वन इज परमानेंट मैग्नेट, और जो नंबर सेकंड है वो अपनी है बेटा टेम्परेरी मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट में परमानेंट मैग्नेट्स हमारी वो मैग्नेट्स है जो एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन कर ले तो वो सदाबहार मैग्नेट की तरह बिहेव करे, जिसके बेसिक एग्जांपल्स अपने हैं हॉर्स शू मैग्नेट। कौन है? हॉर्स शू मैग्नेट, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट या एटसेट्रा एटसेट्रा। जो ये अपने एग्जाम्पल्स हैं वो अपने हैं बेटा परमानेंट मैग्नेट्स के। वहीं अगर हम टेम्परेरी मैग्नेट्स की बात करें, जो कि अपन चैप्टर के अगले हाफ में डिस्कस भी करेंगे, जो बेसिक एग्जाम्पल है इसका वो होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम मैग्नेट बना रहे होते हैं, लेकिन ये तब तक मैग्नेटिक फिनोमेना शो करेगी जब तक इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, या कहें जो चार्जेस हैं वो आपके एनर्जाइज्ड हों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अगला टॉपिक, जो कि अपना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? अगर मैं कोई एक मैग्नेट ले लूं तो मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जिसके अंदर बाहर से कोई दूसरी मैग्नेट, या अभी मैंने आपको बताए थे कौन से एलिमेंट्स, आयरन, निकल या कोबाल्ट,
ऐसे एलिमेंट्स अगर इस फील्ड के अंदर आए तो वो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो फील कर रहे होंगे या एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो वही हमने लिखा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? The space surrounding a magnet where magnetic force is experienced is known as magnetic field। जैसा कि आपने यहां पर देखा, सबसे खास बात जो आप सभी को पता होनी चाहिए, जब भी हम बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल बी से। सिंस ये मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैं लिखूंगा बी वेक्टर। तीसरी और सबसे खास बात वो ये है, जब भी हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा टेस्ला। टेस्ला को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। आई होप ये बेसिक जो बातें हैं वो आपको हमेशा याद रहे। अगला जो टॉपिक हमने इसी में कवर किया वो अपना था बेटा कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अपनी इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है, जो कि हमें इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या बता रही होती है? डायरेक्शन बता रही होती है। विच मींस जब कभी भी यहां पर आपको एक पॉइंट कंसिडर करें और उस पे आप अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो टेंजेंट है वो अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। क्या प्रॉपर्टीज है इसकी वो हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसको देखने से पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो नंबर 1 जो अपना टाइप है वो है बेटा कौन? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसमें मैग्नीट्यूड इक्वल हो और जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पर क्या हो? सेम हो। जैसे कि अगर मैंने यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो इधर अगर सारी की सारी डायरेक्शन हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो आप खुद देख पा रहे हैं यहां पर जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। और कहीं ना कहीं अगर आप इनका मैग्नीट्यूड देखें, क्या देखें? अगर आप इनका मैग्नीट्यूड देखें तो वो भी आप यहां पर इक्वल ही देख पा रहे हो। इसका साफ सा मतलब क्या है? ये जो है वो अपनी कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। वहीं अगर हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो उनकी मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है सेम हो, ना उनके मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है और कहीं ना कहीं उनकी जो डायरेक्शंस है वो भी हमारी सेम नहीं होगी। विच मींस अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के टाइप्स के तो वो अपने 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन जो है वो भी अपनी क्या हो? सेम, जैसा कि आप यहां देख पाए। अगर डायरेक्शन डिफरेंट या मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो या आप कोई भी कैटेगरी इसमें देख लें इसके अलावा, तो वो सारी की सारी जो है किसको रिप्रेजेंट करेगी? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? अभी मैंने बताया ये इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स होती है जो कि हमें डायरेक्शन बता रही होती है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर हम यहां पर सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम एन पोल टू एस पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां ट्रेवल करेगी? एन पोल से एस पोल की ओर ट्रेवल करेगी अगर वो हमारे मैग्नेट के बाहर लाई कर रहा है। अगर वही मैग्नेट के अंदर लाई कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एस से एन पोल ट्रेवल करेगा। समझिए इस बात को। लेट अस से मैंने यहां पर कोई एक ये बार मैग्नेट लिया। हमने देखा था जब भी मैग्नेट होंगे तो उसके 2 पोल्स होंगे, एक अपना होगा एस पोल और जो दूसरा है वो अपना होगा एन पोल। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी कहती है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर ट्रेवल कर रही है तो वो एन से एस की ओर जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में। मैंने यहां डायरेक्शन दिखा, यहां यही लिखा हुआ है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल किधर से कहां? एन पोल से साउथ पोल अगर वो बाहर है और अंदर की ओर है तो वो ट्रेवल करेगा एस से एन। ऐसे ही नहीं कि आप ऊपर ही इसको ड्रॉ करें, आप इसको नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहां पर देखो, अगर हम देखें तो एन से एस बाहर
और अगर अंदर बात करूं तो S से N, तो ये अपनी कौन हुई, इसकी डायरेक्शन हुई। और ये थी मेरी एकदम बेसिक और फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, लेट अस सपोज मैंने यहां एक पॉइंट लिया और मैंने यहां एक जो है टेंजेंट ड्रॉ करी, तो क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, विच मींस ये हमें क्या दे रहा होगा, इसकी डायरेक्शन दे रहा हो। लेकिन ये जरूर याद रखें, बाहर है तो वो N से S की ओर जानी चाहिए, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ऐसे ही अगर मैं यहां कोई पॉइंट कंसिडर करता तो मैं टेंजेंट यूं ड्रॉ करता। अगर मैंने टेंजेंट यहां पर इस तरीके से ड्रॉ करी, तो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, यूं ड्रॉ करी तो ये मेरी कौन हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई। ऐसे ही मैं इधर कोई पॉइंट ड्रॉ करता और मैं यहां पर एक टेंजेंट खींचता कुछ इस प्रकार, तो ये मुझे क्या दे रहा होता, इसकी डायरेक्शन दे रहा होता। आई होप सेकेंड प्रॉपर्टी आपके दिमाग में छपी हो। सबसे खास प्रॉपर्टी मैं यहां पर स्टार मार्क जो है वो लगा दे रहा हूं। क्या कह रही है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी कह रही है नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हुई, जैसे मैंने यहां पर एक दिखाया या मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये मैंने एक मैग्नेट जो है वो ड्रॉ करी, ये मेरा कोई N पोल है, ये मेरा S पोल है। आप सभी को पता है मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो N से S की ओर जा रही होती है। लेट्स से मैंने एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दी, तो आप खुद देख पा रहे होंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस पोजीशन पे। तो इस प्रॉपर्टी का कहना है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। रीजन, क्योंकि जब कभी भी ये इसको इंटरसेक्ट करी तो इस कंडीशन में इसके मल्टीपल पाथ्स बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और आपने डेफिनेशन में भी सुना था मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वो अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी है, विच मींस उसके हमेशा कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, या कहें मल्टीपल डायरेक्शंस उसके नहीं हो सकती। सबसे खास प्रॉपर्टी, और यहां अक्सर आपसे पूछा गया है डज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आंसर इज नो। अगर आपसे पूछे वाई, तो आप कहेंगे इफ दे डू सो देन इट विल फॉर्म मल्टीपल पाथ्स विच इज नॉट पॉसिबल। आई होप ये जो तीन प्रॉपर्टी है वो आपको याद हुई हो। ऐसे ही अगर आपसे यहां पर डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाए तो आप आराम से उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप खुद देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही है, बाहर है तो N से S जा रही है। अंदर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, अंदर होगी तो वो S से कहां जाएगी बेटा, N जाएगी। ऐसे ही आपने यहां पर देखा भी होगा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को काट नहीं रही है। यहां मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी बार मैग्नेट में, और इधर मैंने आपको दिखाया कहीं ना कहीं हॉर्स शू मैग्नेट या कहें यू शेप्ड मैग्नेट में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी कुछ क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला एक स्लाइड हम यहां पर शायद मिस कर चुके होंगे। यहां पर मैंने चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी छोड़ दी, उसको भी एक बार देखें। फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी वो अपनी कह रही थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड, विच मींस क्लोज टू ईच अदर इन अ रीजन हैज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या है बच्चों इसका मतलब? लेट अस सपोज मैंने यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ करी, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, और मैंने यहां दो पॉइंट्स कंसिडर करे, जिसमें एक मेरा जो पॉइंट है वो लेट से बच्चों है A पॉइंट, और ये जो दूसरा है वो मेरा है बेटा B वाला पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं क्राउडिंग कहां ज्यादा हो रही है, तो आप सभी लोग बोलते सर जो क्राउडिंग है वो B वाले पॉइंट पर ज्यादा है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है जहां पर ज्यादा क्राउडिंग होगी, जो कि कौन सा पॉइंट है अपना, B वाला, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में मैं क्या लिखता, मैग्नेटिक फील्ड एट B विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट A। ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। आई होप आप सभी को एक ही बार में ये क्लियर हुई हो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियों में से एक है, क्योंकि अक्सर बच्चों यहां पर जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी पर। फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रही है कि हमेशा जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस लूप्स बनाएगी, जैसा कि आपने पिछले डायग्राम में यहां पर देखा था। अगर मैं यहां आपसे बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैंने S से शुरू करी तो ये चलकर
वापस से n से चलकर वापस से यहां n पर ही एंड कर रही है, विच मींस इसने क्लोज पाथ बनाया। और ये जो पाथ है वो क्लोज ही नहीं है, इनफैक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, इसलिए आपको ये फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो है वो मैंने आपको दिखा दिया था। हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ढंग से क्वेश्चन पढ़ना और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ टू पेयर ऑफ मैग्नेट आर शोन इन फिगर ए एंड बी। यहां पर आपको दो फिगर्स दिए हैं, ये अपना फिगर कहीं ना कहीं ए है और ये वाला जो फिगर है वो अपना बी है। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो दिखाई गई है और आपको यह पता करना है कौन सा वाला करेक्ट फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप बच्चों फर्स्ट या कहें ए वाले फिगर में देखें तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट रही है, और अभी मैंने आपको बताया था कभी भी दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसलिए ये वाला जो फिगर है वो तो गलत हो गया। और इस वाले फिगर में देखूं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, विच मींस ये फिगर अपना सही है। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहां पर क्रैक किया। आगे क्वेश्चन कह रहा है नेम द पोल्स ऑफ मैग्नेट्स फेसिंग ईच अदर। मतलब आपको यहां बताना है कि ये वाला जो पोल है वो कौन सा है और ये वाला जो पोल है वो आपका कौन सा है। अब यहां पर ढंग से देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। अब मैंने आपको बताया था जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की बात हो तो n से s की ओर जा रही होती है। तो ये अगर यहां मैं n मान लूं तो ये n से चली और यूं घूम के s में चल जाएगी, विच मीन्स ये सही है। ऐसे ही इधर भी देखूं तो अगर मैं इसको n कंसिडर करता तो n से चलती और s की तरफ चले जाती, तो ये वाला जो पोल है वो अपने कौन से हो जाते, वो अपने हो जाते बेटा n पोल। तो आई होप एकदम बेसिक क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था वो आपको क्लियर हुआ हो। बेटा इस तरीके के सवाल अक्सर सीबीएसई आपसे पूछ लेती है, या तो डायग्राम के फॉर्म में या हो सकता था आपसे प्रॉपर्टीज भी वो पूछ लेती। आई होप अगर आपने प्रॉपर्टी समझी तो ये क्वेश्चन भी आप करने में सक्षम रहे हों। अगला जो अपना टॉपिक है वो अपना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको देखने से पहले हम एक रूल को समझ लेते हैं ताकि वो अपने काम में आएगा। अगला जो अपना रूल है वो है बेटा एम्पियर्स स्विमिंग रूल। सबसे पहले आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि जो अपना एम्पियर्स स्विमिंग रूल है वो काम क्या आता है। एम्पियर्स स्विमिंग रूल अपने मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है उसको बताने के काम में आएगा। किस लिए काम आएगा? मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन को बताने के काम में आएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। क्या कहता है ये रूल, इस चीज को समझे। ये कहता है डायरेक्शन ऑफ अ डिफ्लेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द वायर कैन बी फाउंड बाय एम्पियर्स स्विमिंग रूल। जो कि मैंने आपको बताया कि ये जो रूल है वो मैग्नेटिक कंपास जो होती है उसकी डायरेक्शन की किधर की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो रहा है उसको बताने में हमें हेल्प करेगा। आगे इस रूल ने कहा है कि मैन स्विमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अ वायर। उसने कहा कोई भी जो बंदा है वो अपने आप को यूं इमेजिन करे, जैसे समझो अगर मान लीजिए ये कोई वायर होता और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती और मैंने अगर नीचे एक कंपास निडल मान ली, लेट सपोज ये कंपास निडल का नॉर्थ है और ये कंपास निडल का साउथ है। तो ये जो रूल है वो कह रहा है कि जब कभी भी इंसान अपने आप को कंसिडर करेगा तो वो इस तरीके से कंसिडर करेगा कि करंट उसके पैर से, विच मींस फीट से जो है एंटर कर रही हो और जो हेड है उससे क्या कर रही हो, हेड जो है उससे एग्जिट कर रही हो। सबसे पहले बंदा अपने आप को कुछ यूं अरेंज करेगा, विच मींस इंसान अपने आप को ऐसे अरेंज करे कि करंट उसके फीट से एंटर करे। अगर मान लीजिए ये बंदा है, ये इसके फीट है और ये इसका हेड है, तो उसको अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज करना पड़ेगा ताकि उसके फीट से करंट एंटर करे और हेड से एग्जिट करे। तो अगर वो स्विम करे तो जिधर की तरफ उसका लेफ्ट हैंड लाई करेगा उधर, याद रखना बच्चों, उधर
कंपास निडल का नॉर्थ मुड़ेगा, विच मीन्स अगर मैं तैरूं तो यूं तैर रहा हूंगा तो इधर की तरफ मेरा लेफ्ट हैंड हुआ तो इधर कंपास निडल का जो नॉर्थ है वो बेंड होगा, विच मीन्स जो डायरेक्शन है मेरी वो किधर की तरफ बनने वाली है, वो बनने वाली है कुछ ऐसे, विच मीन्स ये ऊपर की तरफ बेंड हो गया। समझने के लिए फिर देखो, लेट अस से ये मेरे पास में एक वायर होता, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन मैंने यूं दिखाई। लेट से मैंने इसके नीचे जो अरेंज कर दिया वो करा बेटा मैग्नेटिक कंपास, ये उसका नॉर्थ है, ये साउथ है। आप बेटा नॉर्थ को इधर साउथ को इधर भी ले सकते हो। तो एम्पियर स्विमिंग्स रूल पहली बात तो ये किधर मुड़ेगा इसके बारे में बताता है। क्या कहता है? ये कहता है जो मैन है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करे कि जो करंट है उसके फीट से एंटर हो। तो अगर ये बंदा है, ये इसका फीट है, ये हेड है, तो वो यूं तैरेगा। रीजन, फीट से एंटर और हेड से एग्जिट। तो जिधर उसका लेफ्ट हैंड लाई करेगा उधर कंपास का नॉर्थ बेंड करेगा। तो वो इधर हुआ, तो इस कारणवश मैं इसको अगर मोड़ता तो आपके दिमाग में जा रहा होगा कि सर आप इसको इधर की तरफ यूं मुड़ा रहे होते। बेटा क्योंकि उधर की तरफ नॉर्थ मुड़ता है, इसलिए मैंने उसको इधर की तरफ बेंड किया। ये था हमारा कौन? स्विमिंग्स रूल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब बात सुनो, जो अपना यहां टॉपिक था। टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड, क्या नाम था पूरा? हंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। हंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने कहा जब कभी भी आप कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, लेट अस सपोज आपने ये कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और उसमें कोई करंट अगर आप फ्लो करवा रहे हैं, लेट अस सपोज कोई करंट फ्लो हो रही है आई, तो उन्होंने कहा उस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हुई तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होगा। विच मीन्स अगर आप कभी भी कोई भी एक वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों ओर कौन डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। यह बताया ऑस्टर्ड ने। हालांकि जब ऑस्टर्ड ने इसके बारे में बताया उससे पहले जब भी वो एक्सपेरिमेंट करते थे या बच्चों को पढ़ाते थे, वो इसको और इलेक्ट्रिक फील्ड को दो अलग अलग एंटिटीज मानते थे। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है बल्कि सेम है। अगर चार्ज कभी एक रेस्ट पे है तो रेस्ट चार्ज के चारों ओर जो बनेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वहीं अगर ये चार्ज चलने लग जाए, जिसको हम फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट भी बोलते हैं, तो उसके चारों ओर जो फील्ड बनेगी उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस करा, इस बात को ढंग से समझे। ऑस्टर्ड ने सबसे पहले एक कंडक्टर लिया। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो दिखा रहा हूं बच्चों मैं कौन? कंडक्टर। ये हमने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को उन्होंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी या सेल से, कुछ इस तरीके से वाया की, और इस वायर के साइड में उन्होंने प्लेस कर दी एक मैग्नेटिक कंपास, कुछ इस तरीके से। लेट अस सपोज ऊपर एन पोल है और नीचे कोई एस पोल है। तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, जब वो इस सर्किट को करते हैं ऑन, तो ऑन करते ही आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डेवलप होगा। जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है, इसलिए इस करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार होगी। जब यहां पर करंट फ्लो हुई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड के फिनोमेना पे जो वर्क करती है वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट होने लगी। बस उसने डिफ्लेक्शन दिखाया, इधर मुड़ा या किधर मुड़ा, इधर ही क्यों मुड़ा, ये चीज तो बेटा बताया था स्विमिंग्स रूल ने। लेट सपोज मैंने इसको एक बार के लिए मोड़ लिया, सही होगा या गलत होगा उसको भी देख लेंगे। जब ये इधर मुड़ा तो उन्होंने देखा कि जब करंट मींस जब स्विच ऑफ था, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हुई। करंट फ्लो नहीं हुई तो ये जो निडल है कंपास निडल, उसने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। मगर जैसे ही उन्होंने इसको ऑन किया
तो वहां पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हुआ। जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हुआ तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगी, और जैसे ही करंट फ्लो होने लगी तो ये जो कंपास निडल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के फिनोमेना पे वर्क करती थी वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन दिखाने लगी। तो उन्होंने कंक्लूड किया, जब कभी भी कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में आप कंपास निडल को रख देंगे तो वो जो है कहीं ना कहीं क्या एक्सपीरियंस करेगी, हमारा एक्सपीरियंस करेगी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है वो आपको बताया था स्विमिंग्स रूल ने। क्या कहा था एम्पियर ने? एम्पियर ने कहा था बंदा अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करे कि करंट उसके फीट से एंटर करे और हेड से एग्जिट करे। तो अगर ये बंदा है, यहां इसके फीट है, ये इसका हेड है, करंट फीट से एंटर करना चाहिए, तो अगर मैं यूं अरेंज करता तो आप देखते हेड से एंटर कर रहा है, इसलिए मुझे इसको यूं मोड़ना पड़ेगा। तो वो कुछ यूं नीचे की तरफ तैर रहा होगा, तो लेफ्ट हैंड उसका इधर लाई करेगा, और जिधर लेफ्ट हैंड लाई करेगा उधर उसका, या कहें कंपास निडल का नॉर्थ मुड़ता है। तो समझो ये यूं था, तो वो इधर की तरफ, आप खुद देख पा रहे होंगे, इधर की तरफ क्या हो जाता, वो मुड़ जा रहा होता। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। तो यहां से उन्होंने क्या कंक्लूड किया? उन्होंने कंक्लूड किया जब कभी भी आप कोई भी वायर में करंट फ्लो करवाएंगे तो उसके जो चारों ओर है क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होगा। अब यहां से उन्होंने एक कंक्लूजन जो है और दिया। क्या था कंक्लूजन? उन्होंने ऑब्जर्व किया, अगर वो इस सेल की पोलैरिटीज को अगर वो क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जा रही है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जा रही है। आई होप इस कंक्लूजन को आप पकड़ कर रखेंगे। पहला कंक्लूजन ये, और जो दूसरा कंक्लूजन है वो मैंने आपको बता ही दिया। जब कभी भी आप वायर में करंट फ्लो करवाओगे तो उसके चारों ओर कौन डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जो कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया, और इसी एक्सपेरिमेंट को हम ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। आई होप आज से अब आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। जब भी हम कभी भी कोई वायर में करंट फ्लो करवाएंगे तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। किधर की तरफ कंपास निडल मुड़ेगा उसके लिए हमारा था बेटा कौन, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, जो कि आई होप आप यहां पर ढंग से समझ पाए हों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि कौन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। बच्चों दो टॉपिक्स जो आने वाले हैं, एक ये, एक अगला सर्कुलर लूप के कारण। दोनों ही जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं सीबीएसई आपसे एक्टिविटीज के तौर पे भी पूछ लेती है, तो उस कंडीशन में आप कंफ्यूज नहीं होए और इसी चीज को समझेंगे। क्या है ये पहली एक्टिविटी, इस बात को समझे। यहां हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो सबसे पहले हमने जो ली वो लिया है बेटा ये एक कार्डबोर्ड, या यूं समझे मैंने सबसे पहले जो ये लिया है, सबसे पहले मैंने यहां पर ये जो है एक कार्डबोर्ड लिया है। इस कार्डबोर्ड से जो है मैंने पास करा है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। ये मेरा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैंने इसके थ्रू यहां पर क्या किया, पास किया। इस तरीके से मैंने क्या किया, यहां पर इसको पास किया। अब बात समझे, ये जो मेरा कंडक्टर था इसको अब कनेक्ट किया गया एक बैटरी या वायर से, एक बैटरी या सेल के थ्रू, जैसा मैंने यहां पर आपको दिखाया। ये मैंने एक बैटरी या सेल वाया जो की है इसको मैंने कनेक्ट किया, और इसके चारों ओर कुछ इस तरीके से समझे, ये मेरा कंडक्टर था और इसके चारों ओर मैंने आयरन नेल्स जो हैं वो यूं ही रेंडमली क्या कर दी, स्प्रिंकल जो है वो कर दी। मैं इसको इधर ना ड्रॉ कर कर इधर दिखा रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझें और डायग्राम की आपको क्लैरिटी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने ये आयरन फिलिंग्स इस कंडक्टर के चारों ओर स्प्रिंकल करी, रैंडम स्प्रिंकल करी थी, तो जैसे ही उन्होंने इसको किया ऑन, इस सेल को सॉरी इस की को जैसे ही उन्होंने किया ऑन, तो ऑन करते ही यहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डेवलप हुआ।
जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हुआ तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगी, और जो करंट है वो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से किधर की तरफ जाती है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने आपको करंट की डायरेक्शन दिखाई। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑस्टर्ड ने कहा था जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर आप लें और उसमें करंट फ्लो करवाएं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। जिससे हुआ क्या, ये जो कंडक्टर था इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, जो रैंडम हमारी आयरन नेल्स स्प्रिंकल थी उन्होंने कहीं यहां पर क्या बना लिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लिए, कुछ इस तरीके से। क्यों बनाए, उन्होंने इसलिए बनाए क्योंकि ये अब किसके इन्फ्लुएंस में आ चुके थे, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे। इसलिए उन्होंने यहां पर इसके चारों ओर क्या ड्रॉ कर लिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो यहां पर उन्होंने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। फिर से समझो क्या कहती है ये एक्टिविटी। ये एक्टिविटी कहती है अगर हम कोई एक कंडक्टर लें और उसके थ्रू मैं एक कार्डबोर्ड लें और उसके थ्रू मैं एक वायर को प्लेस कर दूं, और इस वायर को मैं एक बैटरी या सेल से वाया की कनेक्ट कर दूं, और इसके चारों ओर मैं आयरन नेल्स स्प्रिंकल कर दूं, तो जैसे ही मैं की को करूंगा ऑन, पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा। जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा और इस कंडक्टर से भी करंट जाएगा। तो जैसे ही करंट इससे पास होएगा, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और जैसे ही उस मैग्नेटिक फील्ड में ये आयरन नेल्स आएगी, वो क्या बना ले रही होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना ले रही होगी। बात ये आती है सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन से घूमेगी या इस डायरेक्शन से घूमेगी, वो बताया जाता है हमारे राइट हैंड थंब रूल से। तो क्या बताता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, फील्ड की कह लें चाहे, उसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। आई होप आप इसको याद रखेंगे। याद रखना, एम्पियर स्विमिंग रूल कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन के बारे में बताता है, वहीं हमारा जो राइट हैंड थंब रूल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ये रूल कहता है इंसान अपना राइट हैंड ले और उसके थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। जैसे अगर मान लीजिए ये वायर है, इसमें करंट ऊपर फ्लो हो रही है, तो ये मेरा राइट हैंड, इसका थंब मैं ऊपर की तरफ पॉइंट करूंगा, और अगर मैं इसके चारों ओर फिंगर्स को कर्ल करूं तो जो मेरी कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। समझने के लिए फिर से देखो, लेट अस से मैंने यहां पर कोई ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो लिया, और मैंने इसमें जो करंट है वो फ्लो करवाई ऊपर की तरफ। तो इसके हिसाब से अभी बताया था मैंने, ऑस्टर्ड ने कहा था अगर कभी भी करंट फ्लो होगा तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो डेवलप हो गई, और उसकी डायरेक्शन सर इसके चारों ओर होगी, तो हमने ये दिखा दिया। सर किधर की तरफ होगी, तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो राइट हैंड थंब रूल से बताया जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर अपने सीधे हाथ का थंब लें और उसको करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें। तो जो कर्ल्ड फिंगर्स है, फिंगर्स इसके चारों ओर यूं कर्ल होगी, तो कर्ल्ड फिंगर्स किसकी डायरेक्शन बताएगी, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगी। या आप समझने के लिए बेटा यूं भी कर सकते हैं, सर ये हमने एक वायर लिया, तो अगर मैं थंब को यूं रखूं तो इधर वाली तरफ अगर मैं देखूं इस जगह, तो इधर वाली तरफ मेरे फिंगर्स अंदर जा रही है और घूम के इधर बाहर आ रही है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही होती है तो अंदर वाली को आप रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। क्रॉस का मतलब होता है बेटा इन, और इधर की तरफ बाहर निकल रही है तो मैं उसको लिखूंगा डॉट से। डॉट जो है वो मुझे दिखाता है आउट की डायरेक्शन, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार होगी। तो यहां पर आप समझो एक्सपेरिमेंट में या कहें एक्टिविटी में, तो यहां करंट जो है वो नीचे जा रही है, तो राइट हैंड का थंब मैं करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करूंगा, तो अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूं तो वो यूं कर्ल होगी। तो कर्ल्ड फिंगर्स मुझे किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी। आई होप आपके दिमाग में सेट हुआ हो। ये थी हमारी एक्टिविटी। अगर आप बैटरी की पोलैरिटीज को रिवर्स कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ये इसका कंक्लूजन है, विच मींस
कंक्लूजन हमने यहां पर क्या देखा, हमने देखा अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो वहां पर कौन डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज, अगर आप करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी क्या हो जा रही होगी, बढ़ जा रही होगी। ये कंक्लूजन है जो आपके दिमाग में सेट रहे। और अगर आप पोलरिटीज को रिवर्स करेंगे तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जा रही होगी। आई होप ये जो एक्टिविटी है वो आपको क्लियर हुई हो विद दिस राइट हैंड थंब रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये एक बेसिक सा क्वेश्चन जो कि राइट हैंड थंब रूल पे बेस्ड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले बेटा आपको यह पता हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कौन देता है, कौन देता है, राइट हैंड थंब रूल। याद रखना बच्चों, कुछ लोग राइटी होते हैं और जब रूल लगाने की बात आती है तो पेन इसमें पकड़ा हुआ होता है और वो लेफ्ट हैंड लगा दे रहे होते हैं, तो इस गलती से आप बचें। क्या कह रहा है आप चीज समझें। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो आपको दी गई है बेटा, वो जा रही है इधर की तरफ। तो राइट हैंड थंब रूल, थंब जो है वो करंट की ओर पॉइंट होगा, तो मैंने यूं किया, तो जो फिंगर्स है वो मेरी कुछ यूं कर्ल होगी। तो जब मेरी फिंगर्स कर्ल होगी, इस बात को समझ लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मेरी चारों ओर यूं डेवलप होगी। अब अगर मैं इधर नीचे वाले प्लेन में लूं तो यहां मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है और बाहर, विच मींस ए वाले पॉइंट पर आपको पूछिए वहां से बाहर आ रही है, विच मींस ये मेरा आउट हो रहा है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए क्या है ए की डायरेक्शन, क्योंकि हमसे पॉइंट ए पर पूछा है, तो हम कहेंगे इट इज आउट ऑफ द पेज। क्योंकि बेटा क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर कॉपी के हिसाब से आंसर दे रहे होंगे, तो आंसर इज आउट ऑफ पेज। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लेता, लेट अस सपोज मैंने आपसे पूछ लिया होता ये मेरा बी वाला पॉइंट है, बताएं बी पर क्या होता, तो आप कहते सर करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए आप फिंगर्स को कर्ल करते तो इस समय ये नीचे जा रही है। तो बी के कंडीशन में अगर आपसे पूछता तो आप कहते इनटू द पेज। अभी के लिए हमारा जो परफेक्ट सोल्यूशन है वो कौन हो जा रहा होगा, वो अपना बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, काफी बार पूछ लिए गए हैं इस प्रकार के सवाल। आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक है वो ये, सर हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर देखा। सर यहां पर जो टॉपिक है वो ये है किन किन फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है वो है बेटा कौन, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। विच मीन्स सबसे पहले जो ये डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, करंट पे। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पे। हमने देखा था सर जब जब हम करंट फ्लो नहीं करवा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो रहा था, करंट फ्लो करवाई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। विच मीन्स कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही अगर दूसरा रिलेशन या फैक्टर देखें जिस पर डिपेंड कर रहा है वो है बेटा कौन, डिस्टेंस। याद रखना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। लेट अस सपोज हमने जो डिस्टेंस है वो मानी है बेटा कौन, आर। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। विच मीन्स जितना ज्यादा आप दूर जाओगे एक स्ट्रेट कंडक्टर से उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आपकी कौन होती जाएगी, घटती चली जाएगी। विच मीन्स डिस्टेंस बढ़ी मैग्नेटिक फील्ड घटा, या वाइस वर्सा। तो ये कौन से रिलेशन को दिखा रहा है, इनवर्स के रिलेशन को दिखा रहा है। और इन दो फैक्टर्स पे हमारा कौन डिपेंड कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर वायर या लूप। काफी बार वायर लूप ये कर आपको कंफ्यूज कर दिया गया है, तो आई होप आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे। अगेन मैंने जो सबसे पहले यहां पर कंसिडर किया वो कंसिडर किया है बेटा एक कार्डबोर्ड। तो सबसे पहले अगेन मैंने ये जो लिया है बेटा वो कौन लिया है, एक मैंने यहां कार्डबोर्ड लिया है। अब इस बात को समझना, इस कार्डबोर्ड से अब मैंने एक स्ट्रेट वायर पास ना कराकर एक सर्कुलर वायर पास करवाया है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मैं आपको वायर दिखा रहा हूं, ये मेरा कौन है, ये मेरा एक सर्कुलर वायर है। इसको समझने के लिए कुछ यूं देखें, लेट अस सपोज ये अपना एक कार्डबोर्ड हुआ करता, तो ये जो सर्कुलर रिंग है वो मेरी यूं पास हो रही होती इसके थ्रू, ये कार्डबोर्ड, और ये सर्कुलर लूप या कौन होती बेटा, रिंग होती। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो। तो एक इस पॉइंट से ये एंटर कर रही है,
मैंने इस पॉइंट को जो है वो नाम दे दिया बेटा ए, और एक जो है वो इस पॉइंट से ये अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, मैंने इसको नाम दे दिया बेटा बी। ये मेरे वो दो पॉइंट्स हैं जिससे वो अंदर की तरफ रिंग जा रही थी। अगेन मैंने क्या किया, अब मैं इसको कनेक्ट कर ले रहा हूं। ये मैंने कनेक्ट किया एक वायर से, और एक बैटरी या सेल के थ्रू वाया की जो है मैंने इस कनेक्शन को पूरा किया, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं। और फिर से जो मेरे ए और बी वाले पॉइंट्स थे, जैसे यहां समझो ये मेरा ए वाला पॉइंट था, इसके चारों ओर भी मैंने रैंडम जो है आयरन नेल्स स्प्रिंकल करी, और जो मेरा बी वाला पॉइंट है इसके भी चारों ओर मैंने आयरन नेल्स रैंडमली स्प्रिंकल करी है। आई होप इतनी सी चीज आपको समझ में आई हो। मींस इनके चारों ओर, ए वाले पॉइंट पे और बी वाले पॉइंट पे चारों ओर मैं क्या स्प्रिंकल कर रहा हूं, आयरन नेल्स स्प्रिंकल कर रहा हूं। अब कॉन्सेप्ट समझे। जैसे ही मैं इस वायर के अंदर, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो ऑन करते ही मेरा पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डेवलप होगा। सर जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी कुछ इस तरीके से। आई होप डायरेक्शन जो है वो तो आपके दिमाग में सेट हो गई हो कि सर कैसे आप करंट की जो डायरेक्शन है वो हमें दिखा दे रहे हैं। अब सर होगा क्या, जैसे ही यहां पर करंट फ्लो होगी तो ऑस्टर्ड ने कहा था वायर के चारों ओर कौन डेवलप हो जाएगा, सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो ये जो आयरन नेल्स इसके चारों ओर स्प्रिंकल थी वो फिर से क्या बना ले रही होगी, सर वो फिर से कुछ इस प्रकार से इसके चारों ओर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो बना ले रही होगी। ऐसे ही इधर भी जो है वो क्या बना लेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो बना लेगी। सर किधर होगी उनकी डायरेक्शन वो बाद में देखेंगे। आई होप ये बेसिक चीज आपको समझ में आई हो। अब सर किधर होगी उनकी डायरेक्शन, सर ये तो हमने देखा था कि जो डायरेक्शन है वो तो बताई जाती है कहीं ना कहीं किसके थ्रू बेटा, ये बताई जाती है थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल कहता था जिधर करंट जा रही है, तो अगर आप ए वाले पॉइंट पे देखेंगे तो करंट ऊपर जा रही है, उधर आप अपने राइट हैंड का थंब प्लेस करेंगे। और वायर के चारों ओर मैं फिंगर्स को कर्ल करूं तो कर्ल्ड फिंगर्स, जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया, कर्ल्ड फिंगर्स हमें किसकी डायरेक्शन बता देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी। सिमिलरली अगर मैं इधर देखता तो करंट चला 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 घूम के नीचे जा रहा है, तो करंट नीचे जा रहा है और करंट की डायरेक्शन में मैं राइट हैंड का क्या लूंगा, थंब। थंब मैंने नीचे पॉइंट किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी कुछ इस तरीके से बनेगी, विच मींस जब आपने उधर देखा और इधर देखा तो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कौन है बेटा, अपोजिट है। आई होप ये बेसिक सी चीज आपको क्लियर हुई हो। तो हमने क्या कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया सबसे पहला पॉइंट कि सर जब जब हमने करंट फ्लो करवाई या कहें करंट हमने बढ़ाई तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारा कौन होता गया बेटा, बढ़ता गया। विच मींस सर मैग्नेटिक फील्ड कहें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। दूसरी चीज, जो दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने, सीसी मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने, वो उनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस है वो कौन होगी बेटा, अपोजिट होगी। यही नहीं, अगर हम इसको कंपेयर करें एक स्ट्रेट कंडक्टर से तो उसके रेस्पेक्ट में यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसके रेस्पेक्ट में, स्ट्रेट को और मैं सर्कुलर रिंग को कंपेयर करूं तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका बढ़ जाएगा। और हमेशा याद रखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टर्न्स के। अगर आप यहां पर एक नहीं एक और सर्कुलर टर्न ले लो, फिर एक और सर्कुलर रिंग ले लो, तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो है या स्ट्रेंथ जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम स्ट्रेट वायर से कहां पर मूव करें, सर्कुलर वायर में मूव करें। आई होप ये एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन और मैंने जो बात आपको बताई वो आपके दिमाग में छपी हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला टॉपिक, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या था, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप या वायर है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, विच मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, करंट के। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो जो करंट है वो भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरी चीज सर, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर,
मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, विच मींस अगर मैं रेडियस वहां पर कंसिडर करता हुआ चलूं तो उस रेडियस के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरी कौन होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। लास्ट चीज, द नंबर ऑफ टर्न्स, फिर से द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सर्कुलर वायर, विच मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के, विच मींस नंबर ऑफ टर्न्स के। तो इन तीन चीज पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर वायर में डिपेंड करता है, जो कि आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। वहां हमने दो चीज देखी थी, एक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। किसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेट वायर में। जब हम सर्कुलर वायर में मूव करें तो हमारे जो है नंबर ऑफ टर्न्स पे भी ये डिपेंड करेगा, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड आपका उतना ही ज्यादा होगा। आई होप ये फैक्टर्स आपके दिमाग में सेट हुए हों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि अपना एक क्वेश्चन है, और ढंग से फुर्सत से आप यहां पर क्वेश्चन पढ़ें और करने की कोशिश करें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको जो है वो एक करेक्ट पैटर्न जो है वो बताना है इसमें, या कहें जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें आपको सही पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये ऑब्जर्व करें, यहां जो रिंग है, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो वो आप लूप के कारण देख रहे हो। किसके कारण देख रहे हो, लूप के कारण। तो सबसे पहली चीज, पहले थोड़ा सा बेसिक देखें। सर जब हम मैग्नेट को आपने पढ़ाया था तो आपने कहा था ये अगर आपकी मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेट अस सपोज ये अपना एक एन पोल होता है, ये एस पोल होता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर एन से एस जाती है और अंदर की ओर वो एस से एन जाती है। तो सबसे पहले ये लूप है, इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई गई है। तो सर अगर हम अंदर की बात करें तो वो किधर जाएगी, वो एस से एन जाएगी। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें, किधर जानी चाहिए आपकी, आपकी जानी चाहिए एस से एन, तो यहां तो बेटा एन से एस जा रही है। तो ये वाला ऑप्शन तो एक बार में ही आपका गलत हुआ। फिर से समझो, अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर रिंग के अंदर देखेंगे आप, अंदर वो एस से एन जानी चाहिए, तो एस से एन, हाँ सर ये ऊपर वाली तो जा रही है बेटा, एक ही तरफ की नहीं देखनी, नीचे वाले भी देखो। सर एस से एन जानी चाहिए, लेकिन नीचे अगर आप देखोगे तो वो तो एन से एस जा रही है, तो बेटा ये वाली फिर गलत होती। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका कौन हो गया, गलत हो गया। ऐसे ही ऑप्शन सी को अगर मैं देखूं तो सर अंदर एस से एन जानी चाहिए, सर जा रही है, ये करेक्ट बनाया। सर यहां भी एस से एन जा रही है, सर करेक्ट बनाया। सर अगर ऐसा हुआ तो यहां पर क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर डेवलप होगा, तो वो भी इसने दिखा दिया। सर हमने एक चीज और कंक्लूड करी थी, सर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस है ना वो अपोजिट होगी, और अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट भी है, विच मींस ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। सिमिलरली अगर मैं डी वाला देखता तो आप खुद देख रहे हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस है वो भी नहीं दिखाई है, तो इसलिए जो डी वाला है वो भी आपका कौन हो गया, गलत हो गया। तो अपना जो परफेक्ट सोल्यूशन है वो कौन हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आई होप यहां पर ये क्वेश्चन आपको विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। दो लगातार कॉन्सेप्ट लगे हैं बच्चों, एक सर रिंग का कॉन्सेप्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से जा रही है, अंदर से जा रही है तो बेटा प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, अंदर एस से एन, तो इसलिए मैंने ऑब्जर्व करा। सर ऐसा हुआ तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनेगी, तो इसलिए ये करेक्ट है। यहां अगर आप देखो तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई नहीं है, क्लियर हुआ। और अगर यहां और यहां देखो तो आप देखो इसमें तो दोनों ही डायरेक्शन, मतलब एक एक डायरेक्शन दोनों में ही क्या है बेटा, गलत है। आई होप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हुआ हो। यहां तक मेरे ख्याल में आपको कोई डाउट नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि अपना है बेटा कौन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। सबसे पहली बात जो आती है कि सर सोलेनॉइड होता क्या है, तो बच्चों अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और वही यहां पर लिखा हुआ है, अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स इन ऑफ अ insulated copper wire which is tightly wound in a shape of what बेटा, spherical, या कहें as a spring। या दूसरा जो और डेफिनेशन है, a solenoid is a long helically wound coil। बच्चों कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है कि जो शेप है वो कैसा है, तो आपको याद रखना है शेप जो है वो कैसा है बेटा, हेलिकल है। मैं फिर से बता दे रहा हूं सर, a wire
कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स इज नोन एज व्हाट बेटा, इज नोन एज सोलेनॉइड, जैसा कि आप यहां पर फिगर में देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर। अब यहां पर एक सिंपल सी चीज जो आपको समझने की है वो क्या, अगर बच्चों लेटस से मैंने एक जो है सोलेनॉइड जो है वो ली होती, सर व्हाट इज अ सोलेनॉइड, अभी बताया, अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स इज नोन एज सोलेनॉइड। मैंने क्या किया, इस सोलेनॉइड को एक बैटरी या सेल वाया की मैंने कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से। ये मैंने इसको क्या किया बेटा, इसको मैंने कनेक्ट किया। अब सारी चीज आप खुद जानते हैं, अब तक आप पढ़ चुके हैं, तो एक एक बेसिक चीज आपको क्लियर होगी। सर जैसे ही आप इसको करेंगे ऑन, तो ऑन करते ही पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा। सर जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगी। सर सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो होगी, करंट की डायरेक्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और फुर्सत से इस स्प्रिंग में भी देखें या इस हेलिकल शेप में भी देखें करंट आपकी कैसे जा रही है। ये डायरेक्शन मैं आपको फुर्सत से दिखा रहा हूं। आई होप ये डायरेक्शन आप समझ पाए हो जो कि करंट की डायरेक्शन है। सर आपने बताया था जब कभी भी करंट फ्लो होगा तो उसके चारों ओर जो है कौन डेवलप होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होगा। तो बेटा ये आपने सोलेनॉइड ली, जैसे ही बैटरी सेल से आपने कनेक्ट किया और इसको ऑन किया, यहां करंट फ्लो होते ही यहां क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब सर मैग्नेटिक फील्ड अगर डेवलप हुआ तो आई होप आप सभी को समझ में आया हो, इसके चारों ओर जो ये मैंने दिखाई है वो क्या दिखाई है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो दिखाई है, जो मैं यहां पर आपको ढंग से दिखा दे रहा हूं। तो ऐसे इसके चारों ओर कौन डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डेवलप हो जाएगी। अब सर इतना भी समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो डेवलप हो गई, मगर आपने तो कहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो N से S बाहर और S से N अंदर जाएगी। तो सर हम यहां पर पोल्स के बारे में कैसे बताएं, तो बच्चों अगर आपको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन बतानी है तो आपको S या N पोल का पता करना पड़ेगा, तो उसको समझें। अगर मैं यहां पर देखूं और मैं वायर का ये वाला पोर्शन उठाऊं तो आप आराम से देखें, ये यूं सर्कल था, इसको उठाकर मैंने यहां ड्रॉ किया। अगर आप इसमें देखें तो करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैंने यूं करंट की जो डायरेक्शन है वो आपको दिखाने की कोशिश करी। अब कॉन्सेप्ट समझना, ये यहां तक आपको क्लियर हुआ। ऐसे ही ये रिंग थी, इसको उठाकर मैंने यूं दिखाया और इसी रिंग को उठाकर मैंने इधर की तरफ भी घुमा दिया ताकि आप दोनों को साथ साथ पढ़ें। अब बच्चों ढंग से समझना, क्योंकि काफी बच्चों को ये डायरेक्शन समझ में नहीं आती। ये रिंग यूं थी, करंट आपकी यूं फ्लो हो रही थी, ऐसे जा रही थी। सर ये यूं किया तो ये डायरेक्शन, और जब मैं उधर घुमाऊंगा तो इसी की तो अपोजिट डायरेक्शन बन जाएगी, विच मींस उधर यूं घूम रही थी तो इसमें करंट की डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से बनती। क्लियर हुआ? आई होप इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। अब अगर आपको पोल बनाने हैं तो आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन दिखानी है बाय द एरो। ये आपने दिखाई कि सर यूं जा रही थी, घूम के नीचे आ रही थी तो मैंने यूं दिखाया। फिर से समझो, सर इसमें करंट ऊपर जा रही है तो बच्चों मैंने यूं करा, और घूम के इधर आ रही है तो मैंने यूं किया। अब आपने करना क्या है, जो इसके नॉन एरो वाले एंड्स हैं उनको मिला देना है। तो यहां मैं मिलाऊं तो ये यूं मुड़ मिला, और अगर यहां मैं मिलाऊं तो ये मेरा यूं मिला। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि इधर जो जनरेट हुआ वो मेरा हुआ बेटा कौन सा पोल, एस पोल, और इधर जो मेरा बना वो मेरा कौन बना बेटा, एन पोल। अब मैं आराम से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकता हूं, सर बाहर है तो एन से एस, क्लियर हुआ, अंदर है तो एस से एन। सर बाहर है तो किधर की तरफ बच्चों, एन से एस, अंदर है तो एस से एन, ये मेरी डायरेक्शन होती। और ये था मेरा सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड में कैसे हमारे जो पोल्स हैं वो बन रहे होते हैं। तो जब भी एस पोल बना, खुद देखिएगा क्लॉकवाइज है, तो इसलिए मैं बोला अगर एस पोल होगा तो वो आपको बताएगा बेटा कैसी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। और अगर आपका एन पोल बनेगा तो वो आपका कैसा होगा बेटा, वो आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हुआ? तो ये पोल्स के हिसाब से आप उनकी डायरेक्शन भी अगर चाहें तो याद कर सकते हैं। कैसे निकाला वो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को देखते हैं।
अगर मैं बात करूं बेटा, क्या सोलेनॉइड मैंने बना लिया, अगर मैं उसमें करंट फ्लो करवाऊं तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वहां डेवलप हो जाएगा। उसी के प्रिंसिपल को लेते हुए हम टेम्परेरी मैग्नेट्स को जो है बनाते हैं। जब आप टेम्परेरी मैग्नेट की बात करते हैं तो उसका जो बेसिक सा एग्जांपल है वो आपका कौन है बेटा, वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेट? अगर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर शीट लें, लेट्स से ये आपने एक कोई सॉफ्ट आयरन कोर शीट जो है वो आपने यहां पर ली है, और इसके चारों ओर आपने कुछ इस तरीके से सोलेनॉइड जो है वो बना दिया, या कहें वायर्स जो हैं वो क्लोजली इसके चारों ओर आपने वाउंड किए। अब जैसे ही आपने इसके चारों ओर वाउंड किए और इसको एक बैटरी या सेल वाया की आपने कनेक्ट किया, कॉन्सेप्ट ढंग से सुने सर। ये जो मेटेलिक, ये मैंने फिर से दिखाया सर, ये जो आपने मेटेलिक यहां पर सॉफ्ट आयरन कोर शीट ली थी, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, विच मीन्स इधर से उधर जा रहे होते हैं। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही बेटा पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डेवलप होगा, और जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा सर्किट में हमारी जो करंट है वो फ्लो होने लगेगी। सर जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगी, आपने कहा था इसके चारों ओर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा, विच मीन्स बेटा जो ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर शीट था ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ चुका होगा। अगर ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया तो ये जो आप ये सॉफ्ट आयरन कोर शीट देख रहे हैं वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, वो बेटा हमारे मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अब इस मैग्नेट की खास बात सुनो, ये मैग्नेट तब बना जब आपने पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप करवाया या कहें आपने करंट फ्लो करवाई। तो जब तक सर्किट में करंट फ्लो होती रहेगी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा। जैसे ही आप करंट रोकोगे बेटा ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा, इसीलिए हम इसको एक टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं, जो कि कौन है बेटा, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे बना और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, आई होप आपके दिमाग में सेट हुए हों। यही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम अलग अलग जगह पर यूज भी लेते हैं। जैसे आप पहला यहां पर यूज देख पा रहे हैं, जब भी हम हैवी लोड्स वगैरह को उठा रहे होते हैं या जो हैवी मासेस क्रेन्स हमारी उठा रही होती है, स्क्रैप जो आयरन होता है उसमें जो मैग्नेट यूज हुई वो हमारी एक टेम्परेरी मैग्नेट है, जिसका एग्जाम्पल कौन था बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही नहीं, जो आप डिवाइसेस देख रहे हैं सच एज इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक हॉर्न्स, रेडियो सेट्स, माइक्रोफोन्स, इलेक्ट्रिक रिलेज या एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे ही आपके किसके एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल हैं टेम्परेरी मैग्नेट के, या यूं कहें इलेक्ट्रोमैग्नेट के। अक्सर यूजेस इसके पूछ लिए जाते हैं जो आपके दिमाग में याद रहे। यही नहीं, कैसे मैंने आपको ये मैग्नेट बनाकर दिखाई और क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो भी आपके दिमाग में सेट हुआ हो। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना एक क्वेश्चन, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है मगर बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं। ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। पहले बच्चों बात समझो, अगर मैं एक सोलेनॉइड की बात करूं तो अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, उसी को आप कहते थे बेटा कौन, सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड है और आपने उसमें करंट फ्लो करवाया तो अंदर की तरफ बेटा आपका बना कौन, मैग्नेटिक फील्ड। जब आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करेंगे तो सर्कुलर, ये आपका स्प्रिंग था तो कुछ इसी प्रकार इक्वी डिस्टेंट ही तो आपकी कौन बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होगी। विच मीन्स अगर मैं आपसे यहां 3 पॉइंट मार्क कर दूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और मैंने मार्क किया बेटा पॉइंट सी, मैं आपसे पूछूं किस पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो उसी के बेस पे हमारा ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, अब आप आराम से रिलेट कर पाएंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज, मतलब अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा। तो आप खुद समझ गए सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस है, सब जगह समान होगा, तो यहां पर बेटा कौन सा ऑप्शन होता, पहला ऑप्शन ने कहा मोर एट द एंड्स। नहीं सर ऐसा है ही नहीं। और आप खुद भी सोचिएगा, अगर आप एंड्स पे जाते
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं दूर की तरफ जा रही थी। मैंने प्रॉपर्टी भी आपको बताया था, यहां पर ग्रुपिंग कम, तो यहां तो कम होना चाहिए, ये तो सीधा ही गलत बोल दे रहा है। दूसरा बोले मिनिमम एट द मिडिल, क्या ऐसा है क्या, यहां मिडिल है, मिनिमम है क्या, नहीं सर यहां तो इक्वी डिस्टेंट है, तो ये दूसरा भी गलत। तीसरा अगर देखें तो सेम एट ऑल पॉइंट्स, इसने कहा है सेम एट ऑल पॉइंट्स, तो जो सेम एट ऑल पॉइंट्स है वो अपना कौन हो गया बेटा, वही अपना आंसर हो गया। कैसे बना आप इस कॉन्सेप्ट से समझ पाए होंगे। लास्ट वाला आपसे कह रहा है फाउंड टू बी इंक्रीज एट, मतलब जब भी आप एंड से दूसरे एंड पर जा रहे हैं तो बढ़ते हुए क्या आपको दिख रहा है क्या, नहीं सर ये भी अपना गलत है। आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हुआ हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं पहले ही शायद समझा चुका हूं। ये कह रहा है को जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड दी सोलेनॉइड जो है वो आपको बताने। तो मैंने जैसे ही अभी आपको बताया सर, अगर आप इनसाइड देखेंगे तो ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है जो मैं आपको कलर चेंज कर कर बता रहा हूं, ये वाला जो पैटर्न है वो आपको दिखना चाहिए। तो यहां पर आराम से ऑब्जर्व करो, ये क्या सर्कुलर बनेगा, गलत। क्या ऐसा होगा, गलत। क्या ऐसा होगा, नहीं सर ये वाला जो है वो होगा। यही इसका कौन है बेटा, बेसिक आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको एक ही बार में समझ में आया हो। अगर पिछला क्वेश्चन आपने समझा और उससे पहले आपने कॉन्सेप्ट सुना तो ये आपसे हो जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब अपना है बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों राइट हैंड रूल भी होता है फ्लेमिंग का और लेफ्ट हैंड रूल भी होता है। राइट हैंड रूल हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। मैं यहां पर तीसरा रूल आपको बता रहा हूं, उससे पहले मैं आपको दो रूल और बता दूं। मैंने सबसे पहला रूल पढ़ाया एम्पियर स्विमिंग्स रूल, याद रखना। एम्पियर स्विमिंग्स रूल कंपास निडल के डिफ्लेक्शन को बताने के काम में आता है। फिर हमने देखा राइट हैंड थंब रूल, याद रखिएगा बच्चों, राइट हैंड थंब रूल अलग चीज है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अलग चीज है, दोनों अलग अलग बातें हैं। हमारे सिलेबस में राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताने के काम में आता है। और अब हमारे पास में है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को आप ढंग से समझिएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड सच डेट, कौन सा हैंड, ये काम की बात है, कौन सा हैंड आपको स्ट्रेच करना है, जैसा रूल है वैसा ही काम है। विच मीन्स लेफ्ट हैंड जो है वो आपको स्ट्रेच करना है, जिसमें आपका थंब, फर्स्ट फिंगर और जो सेंट्रल फिंगर है, विच मीन्स थंब, फर्स्ट फिंगर और जो ये सेंट्रल फिंगर है वो सारे क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। बच्चों ये जो वर्ड है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये काम का है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है जब भी आप ये तीनों लें तो कोई भी दो को अगर आप पकड़ें तो दोनों राइट एंगल पे होने चाहिए, विच मीन्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर मैंने ऐसे अरेंज किया तो ये और ये तो मेरे परपेंडिकुलर हैं, ये और ये भी परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं। इसलिए अगर मैं अरेंजमेंट देखूं तो एकमात्र यही अरेंजमेंट है जिसमें ये तीनों में से कोई भी दो को अगर आप उठाएंगे तो वो आपके परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए मैं मेरे हाथ को कुछ ऐसा स्ट्रेच करूंगा, ये मुझे ये कह रहा था। आगे सुने, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कौन बता रहा है, फर्स्ट फिंगर, ये जो है वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। तो जो सेंट्रल फिंगर है वो हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, विच मींस ये मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है और ये जो है वो मुझे किसकी डायरेक्शन बताता है, ये मुझे डायरेक्शन बताएगा करंट की। तो जिधर की तरफ थंब खुलेगा, यही बोल रहा है, अगर आगे की तरफ जिधर की तरफ थंब खुलेगा वो डायरेक्शन बताएगा हमें, मोशन कहें या फोर्स की। क्लियर हुआ, समझो। यहां मैंने लेफ्ट हैंड लिया तो ये जो थंब है वो मुझे किसकी डायरेक्शन बताएगा। ये बच्चों आप मोशन के बदले याद करो ताकि आप भूलो नहीं एग्जाम में, आप याद करो एक बार के लिए फोर्स। ये डायरेक्शन हमें बताएगा फोर्स की। सर फर्स्ट फिंगर जो है वो डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की, और आप सभी को पता है मैग्नेटिक फील्ड आप रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और मिडिल फिंगर आपको डायरेक्शन बताएगा करंट की। तो आप इसको याद रखो, एक जनरेशन के अंदर सबसे बड़े हमारे घर में होते हैं पापा, तो हमने कहा फादर, फिर मम्मी तो हमने कहा मदर, फिर बच्चे तो मैंने कहा चिल्ड्रन। यहां एफ मतलब फादर नहीं है, फोर्स है, एम मतलब मदर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, और सी मतलब चाइल्ड नहीं है, ये मेरा करंट है। तो आपको ये रूल एक ही बार में याद हो जाएगा। क्या है रूल, फ्लेमिंग ने कहा अपना लेफ्ट हैंड लें और उसमें थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, जिसमें थंब मैंने कहा था फादर मदर चाइल्ड, तो थंब एफ मतलब फोर्स की डायरेक्शन,
फर्स्ट फिंगर एम, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और सी मतलब मिडिल फिंगर जो है वो हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा। और लास्ट में आप जरूर लिखिए ये जो रूल है वो किसकी डायरेक्शन को बताने के काम में आता है, ये जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। विच मींस अगर आपसे पूछ ले फ्लेमिंग्स रूल क्या काम आता है, तो फ्लेमिंग्स रूल जो है बेटा किसकी डायरेक्शन बताने के काम में आता है, फोर्स की डायरेक्शन को बताने के काम में आता है। तो जब भी आपसे फोर्स की डायरेक्शन पूछ ले तो आप कौन सा रूल लगाओगे, आप लगाओगे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में सेट हुआ हो। क्वेश्चन को फुर्सत से सुनना। पहला कॉन्सेप्ट जो आप अक्सर गलती कर देते हो बच्चों, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, इतना आपको पता है। और यहां ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट है, इतना अगर आपको पता है और लेफ्ट हैंड फोर्स की डायरेक्शन बताता है, ये आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ पोजिस्ट्रॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा पोजिस्ट्रॉन जो है वो एक तरीके का अपना पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, जो अपना क्या है, एक तरीके से काउंटर पार्ट हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर अगर हम देखें तो पोजिस्ट्रॉन की डायरेक्शन दे रखी है, विच मींस जो करंट है वो हमारा ऊपर की तरफ ही क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इतना क्लियर हुआ। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये है। तो क्वेश्चन ने कहा है फोर्स की जो डायरेक्शन क्या होगी। तो पहली बात आपको क्लियर हो, फोर्स की डायरेक्शन हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड बताएगा, तो इसलिए मैं इस हैंड को लूंगा। तो यहां ये मैग्नेटिक फील्ड था, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर इसको पॉइंट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर ही तो जा रही है, तो एरो की डायरेक्शन। करंट किधर फ्लो हो रही है, करंट ऊपर, तो मैं करंट वाली जो मिडिल फिंगर है उसको ऊपर इंडिकेट करूंगा, और ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो मैं इसको करता यूं। तो अब जब मैं थंब को ओपन करता तो आप यूं ही तो ओपन करते, तो वो थंब किधर ओपन हुआ, अंदर की तरफ। क्लियर हुआ। तो जो फोर्स है वो किधर लग रहा होगा, फोर्स जो है वो आपका इनसाइड लग रहा होगा। क्लियर हुआ। तो इसका सीधा सा जो आंसर है वो आपका क्या हो जाता, इनटू द पेज, अंदर की ओर जो है वो इसका आंसर हो जा रहा होता। मुझे लगता है कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगर जिसको समझ नहीं आया तो वो ये क्वेश्चन भी समझ सकता है, ताकि और क्लैरिटी मिले। अगर आपको समझ में आया तो बच्चा खुद पहले इसको ट्राई करे और फिर आंसर इसका देखने की कोशिश करे। अगेन क्वेश्चन कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे जा रहे हैं। अब बच्चों यहां इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं है, यहां मैग्नेटिक फील्ड या कहें फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का रोल है। तो सबसे पहले करंट को ढूंढो। सर करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा इसको काटो और इस एरो को मिटा के ऊपर की तरफ क्या कर दो, वर्चुअल कर दो। मतलब करंट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो ये पहले मैंने लिख लिया। अब रूल लगाओ। सर ये मुझे जो फर्स्ट फिंगर है वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है, तो मैंने इसको इधर पॉइंट किया। सर करंट ऊपर जा रही है, परपेंडिकुलरली अगर मैं खोलूं तो यूं हो गया। तो अब मेरा थंब अंदर ही खुलता, विच मींस इस कंडीशन में भी अगर आप देखें तो जो फोर्स है वो मेरा कहां लग रहा है, फोर्स मेरा इनसाइड लग रहा है। बस क्वेश्चन खत्म। तो यहां पर अगर मैं करता तो अगेन टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज नहीं, अगेन हमारा जो आंसर है वो कौन है, इनटू द पेज। क्लियर हुआ। आई होप दोनों क्वेश्चन से आपको एकदम क्लैरिटी मिली हो कि हमें कैसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड को, कौन से रूल को, लेफ्ट हैंड रूल को लेते हुए किसके डायरेक्शन को निकालना है, फोर्स की, जिसमें ये फादर, ये मदर, ये चाइल्ड है, विच मींस फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट है, फोर्स की डायरेक्शन को बताने के काम में आएगा। दो सवाल मैंने आराम से आपको बताए। गलती जो होती है वो इस वर्ड पर होती है, इलेक्ट्रॉन, और हम इसको करंट को इधर दिखा दे रहे होते हैं, आई मीन करंट को नीचे दिखा दे रहे होते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को हम यहां पर देखने वाले हैं। तो ये एक बेसिक डायग्राम है जो अक्सर आपको दिखेगा, और अगर आपने रिवाइज किया है तो इस डायग्राम को आप बार बार देख रहे होंगे, लेकिन काफी बच्चों को इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ये अपना टॉपिक है। तो इसलिए मैं डायग्राम इसका दूसरा भी ड्रॉ कर रहा हूं, आप ढंग से समझना। अगर बेटा मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर लूं, ये मैंने कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, लेट अस सपोज मैंने इसमें कोई करंट फ्लो करवाई आई, तो आप सभी को पता है सर ऑस्टर्न ने कहा था अगर कोई भी एक वायर है और उसमें हम करंट फ्लो करवाएं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ये जो है, जो मैंने ये सर्कुलर रिंग्स बनाई, ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस वायर की खुद की है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की खुद की है।
अब मैंने क्या किया है, इस मैग्नेटिक फील्ड से मुझे मतलब नहीं है, इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसको मैंने उठाकर, या कहें इसको मैंने उठाकर कुछ अपनी बाहर से एक्सटर्नल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसके अंदर ले जाकर मैंने क्या करा, इसको रख दिया, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये जो है वो मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें मैं ले जाकर इसको रख रहा हूं। ये वाली जो आप देख रहे हो वो तो ये वायर की खुद की है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होए, इसलिए मैं इसको अब यहां से इरेज कर दे रहा हूं, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ये है। तो जब आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर को बाहर एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, तो ये जो वायर है कहीं ना कहीं फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, और इस पर जो लगा गया फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ना कि ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड। यही नहीं, इस पे लगा गया जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर। इस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साथ ही साथ में ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इसको समझना जरूरी है, सर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इस एक एंड से दूसरे एंड तक की लेंथ नहीं है, वो लेंथ है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ इतना तार है, तो ये वाली लेंथ है बेटा, ये है L। अगर मैं पूरी बात करता, यहां इस एंड से इस एंड तक की बात करता, तो ये जो लेंथ है वो मेरी L डैश है। फोर्स मेरा L डैश नहीं, सिर्फ L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और L वो लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रही है। देखने के लिए तो यूं आप इसको एक और चीज ऑब्जर्व करोगे, जो फोर्स है वो चौथी चीज पर और डिपेंड कर रहा होता है। क्या? इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल मेड बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, विच मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड और ये आपके वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो ये आपका एंगल बन रहा है, ये जो थीटा, इसके भी साइन के कंपोनेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये हमारा कौन था? यही हमारा था फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ढंग से सुनना, अगर मैं इन चारों इक्वेशन को मर्ज करूं या कहें कंबाइन करूं, तो मैंने लिखा कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4, 4 इक्वेशन थी। तो हमें क्या मिलता? हमें मिलता F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिल साइन थीटा, यही मिलता। याद रखना, जो थीटा है वो मेरा कौन है? ये मेरा एंगल है, किस किस के बीच में? करंट और करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो मेरा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। लेट सपोज कांस्टेंट आया मेरा k, तो F इज इक्वल टू मेरा बनता k बिल साइन थीटा। जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करते हैं तो इस k की जो वैल्यू है वो होती है 1, इसलिए जो मेरा फोर्स बना वो मेरा कितना बना? बिल साइन थीटा। आई होप ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर दे रहा होगा। तो ये अपना यहां से जो है रिलेशन निकल कर आया। अब यहां काम की बात सुनो, अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब आप खुद देखिएगा, ये जो फोर्स है जिसकी यूनिट होती है न्यूटन, जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मेरा किस पे? एंगल पे, थीटा पर। अब यहां आपसे पूछ लिया जाता है कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब हो रहा होता है। अब सर अभी आपने बताया ये डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पे। अगर साइन थीटा को मैक्सिमम होना है तो आप खुद समझ गए होंगे सर थीटा को जो है वो 90 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 की जो वैल्यू है वो आपकी होती है बेटा कितनी? +1। तो इस कंडीशन में आपका जो लगा गया फोर्स है वो भी मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा बेटा? बिल होगा, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। अक्सर हमें सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है, लेकिन आई होप आप इस चीज को भी समझ पाए। ऐसे ही अगर मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता और मैं आपसे पूछता कि बताएं ये जो फोर्स है वो मिनिमम कब होगा, तो सर अभी आपने बताया डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पे। तो अगर फोर्स ने क्या होना है बेटा?
अगर फोर्स ने मिनिमम होना है, तो अगर फोर्स ने मिनिमम होना है तो साइन थीटा जो है उसने भी क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। अगर साइन थीटा ने मिनिमम होना है तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री, क्योंकि बेटा साइन 180 भी आपका क्या होता है, 0 होता है, और साइन 0 भी आपका 0 होता है। तो इस कंडीशन में चाहे आप साइन 0 कहें या 180 कहें, दोनों की वैल्यू होती 0, जिसके कारण आपका जो फोर्स है वो मिनिमम होता और उसका जो जवाब है वो कौन होता, 0। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हुई हो। तो मैक्सिमम फोर्स कब, मैक्सिमम फोर्स आपका हुआ बिल, और जो मिनिमम फोर्स है यहां लिख देता हूं, एफ मैक्स जो है, एफ मैक्स जो है वो आपका होगा बिल, और एफ मिनिमम जो है वो आपका होगा 0, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट सुनो, अगर सर फोर्स को मैक्सिमम होना है तो थीटा 90 होना है, थीटा को अगर 90 होना है तो जो मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ऐसे ही उस कंडीशन में क्या होने चाहिए, पैरेलल, या बच्चों 180 है तो क्या होने चाहिए, एंटी पैरेलल, शॉर्ट में मैंने लिख दिया एपी, विच मींस एंटी पैरेलल होना चाहिए। ये है हमारा कौन सा टॉपिक, फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये भी हमारी एक एक्टिविटी थी, 3 एक्टिविटीज हैं हमारी जो कि खास खास है। नंबर 1 मैंने आपको स्ट्रेट वायर पढ़ाया, नंबर 2 जो है वो मैंने आपको पढ़ाया कौन, सर्कुलर लूप, और जो तीसरा मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाया बेटा किसमें, फोर्स के लिए, जब आप कोई एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें। अगर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है इसी में कि वो जो फोर्स है किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इन्हीं इक्वेशन 1, 2 और इन 3 को लिख दे रहे होते। हालांकि इस चीज पर भी वो डिपेंड कर रहा है, तो ये जो 4 इक्वेशन है वो आपको बता दे रही होती फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड हो रहा है। उसी का ये डायग्राम था, ये रहा वो कंडक्टर जो मैंने आपको ये दिखाया, और ये रही वो बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेट जो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना दे रही है। आई होप अब इस डायग्राम को और इस कॉन्सेप्ट को आप एक ही बार में समझ पाए हों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। आगे सेम चीज लिखी हुई है, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो आप खुद कर ले रहे होंगे कि किन किन चीज पे डिपेंड कर रहा है। मैंने यहां पर लिख दिया किस पे कर रहा है, सर जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पे है, विच मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, करंट पे है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और तीसरी चीज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, विच मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। विस्तार से मैं आपको समझा चुका हूं। आगे देखिएगा, अब यहां से मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, जब भी हमारा कोई भी चैप्टर हो तो कहीं ना कहीं हमसे यूनिटी की डेफिनेशन जरूर पूछ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है अपनी टेस्ला। अगर आपसे यही पूछ लेता कि बताएं 1 टेस्ला जो है क्या होगी, जो कि मैंने यहां पर नोट कर कर लिखा है और नोट हमेशा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि 1 टेस्ला क्या होगी, तो वो अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप इसको कैसे बता रहे होंगे। अब कॉन्सेप्ट ढंग से सुनिएगा। सर अभी हमने देखा, तो मैंने लिखा सिंस जो फोर्स है F इज इक्वल टू हमारा होता है बेटा कौन, बिल, मुझे जो है वो निकालना है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडीशन में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो B इज इक्वल टू मेरा कौन हो गया, F अपॉन आई एल हो गया। आई होप ये छोटी सी बात और बेसिक बात जो है वो आपके दिमाग में सेट हुई हो। अब बात सुने, सर अगर हमारा जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं 1 न्यूटन हो जाए, करंट जो फ्लो हो रही है वायर में वो अगर 1 एम्पियर फ्लो हो, और जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो अगर मेरा 1 मीटर हो, तो हमेशा याद रखना बच्चों कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, वो मेरा बनेगा 1 टेस्ला। सॉरी, और यही चीज मैंने आपको यहां पर लिख कर दी है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ अ कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर का है, 1 मीटर लॉन्ग, देखिए कैरिंग क्या, 1 एम्पियर करंट, और क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, देन मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी व्हाट बेटा, 1 टेस्ला। आई होप इस बेसिक चीज से आप ढंग से समझ पाए हो। फिर से, अगर कभी भी 1 मीटर लंबे वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो होने पर 1 न्यूटन का फोर्स लगे, तो उस समय हम क्या कहेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरी 1 टेस्ला है, जो आपके दिमाग में छपी हो।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर छोटी छोटी टर्म्स जो यहां पर लिखी गई है। यूं हमें एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे ये पूछ लिया जाता है, तो यहां आप ढंग से फोकस करेंगे। हमारी दो तरीके की करंट होती है, हमें सिर्फ बेसिक्स यहां पर देखना है। दो तरीके की करंट होती है, एक अपनी होती है बच्चों डायरेक्ट करंट, और दूसरी जो है वो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को हम शॉर्ट में डीसी और ऑल्टरनेटिंग करंट को हम एसी बोल दे रहे होते हैं। सबसे पहले हम डीसी को देखेंगे। डीसी या कहें हमारी डायरेक्ट करंट वो करंट होती है जिनका मैग्नीट्यूड, ढंग से सुनिएगा, या तो कांस्टेंट हो या वेरिएबल अगर वो हुआ तो एक ही डायरेक्शन में जो है वो होना चाहिए। क्लियर हुई? विच मींस अगर समय के साथ साथ हमारी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो या कांस्टेंट हो तो ऐसी करंट को हम जो है वो कह दे रहे होते हैं डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी कह दे रहे हैं। अब बात सुनो, जैसे अगर मैं यहां ग्राफ ड्रॉ करता करंट और टाइम के बीच में, तो यहां बात समझिएगा, अगर करंट कांस्टेंट रहता तो मेरा जो ग्राफ है वो बनता बेटा कुछ इस प्रकार। ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मेरी जो करंट है वो मेरी क्या होती? अगर वो मेरी वेरिएबल होती, तो उस कंडीशन में जब वो मेरी वेरी कर रही है तो बेटा वो एक ही डायरेक्शन में वेरी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ है या ये जो ग्राफ है, दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिसमें यहां अगर आप देखें तो जो मेरी करंट है वो मेरी कांस्टेंट है, और यहां अगर मेरी करंट देखें तो वो मेरी कौन है बेटा? वेरिएबल। तो अब आपको डेफिनेशन ढंग से समझ में आई होगी कि हमारी डायरेक्ट करंट वो करंट होती है जिनका मैग्नीट्यूड या तो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, और साथ ही साथ में जो फ्लो हो वो एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे यहां कांस्टेंट, समय के साथ करंट कांस्टेंट है, और वहां मेरा वेरिएबल है तो वो एक ही डायरेक्शन में है, विच मींस वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है डीसी को। याद रखना बच्चों, जब भी हम डीसी की बात करते हैं तो हमेशा जो डीसीज होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कितनी होगी? 0 हर्ट्ज होगी। बेसिक एग्जांपल्स के लिए आप काफी बार देख चुके होंगे केमिस्ट्री लैब्स में, अपनी वोल्टिक सेल जो है, या जो ड्राई सेल्स है, या बैटरीज हैं, या जो सोलर सेल या डीसी जनरेटर्स हैं, वो आपके किसके एग्जांपल्स हैं? वो आपके एग्जांपल हैं डीसी के। विच मींस आप शॉर्ट में यूं भी कह सकते हैं, एक तरीके से जो आपकी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट होती है, जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, उन्हीं को आप क्या बोलते हो बेटा? डीसी। ऐसे ही जो बाई डायरेक्शनल में हो, या यूं कहें पीरियोडिकली जो चेंज हो रही हो, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट होता है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? उन्हीं को अपन बोलते हैं एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहीं उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है समय के साथ साथ, एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। डायरेक्शन क्या हो रही हो? पीरियोडिकली रिवर्स हो रही हो। तो वो जो हमारे एग्जाम्पल बनेंगे वो बनेंगे हमारे बेटा किसके? एसी के। जैसे अगर मैं यहां पर साइनसोइडल कर्व लेता, विच मीन्स अगर मैं साइन का ग्राफ यहां पर बनाता, तो आप सभी को पता होगा जो साइन का ग्राफ है वो मेरा कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप देखिएगा, एक बार मेरी पॉजिटिव साइकिल बन रही है, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, विच मींस एक समय के बाद में, जैसे यहां पर अगर मेरा एंगल 0, यहां मेरा पाई, यहां मेरा 2 पाई होता, तो हर पाई के बाद में वो जो फेज है, या यूं कहें जो पीरियोडिकली ये साइकिल है उसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो कहीं ना कहीं ये मेरी कौन होती? एसी, क्योंकि यहां पर मेरा बाई डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। सर ये जो ग्राफ है ये तो अपना साइन का है। अगर कुछ बच्चे कॉस का ग्राफ भी जानते हैं, तो जो कॉस का ग्राफ है वो भी हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, विच मीन्स वो भी हमें किसके बारे में बता रहा होता है? एसी के बारे या ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बता रहा होता है। सिंस ये समय के साथ बदल रहा है, या कहें दो डायरेक्शन में है, बाई डायरेक्शनल है, इसीलिए इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी बनेगी। और जब भी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ में करेंगे जो कि 60 हर्ट्ज होती है, और वो किस कंट्री की है बेटा? वो है अपनी यूएसए की। आपको इतना ही याद रखना है। याद रखिएगा, बाई डायरेक्शनल फ्लो
इज कौन? AC whose frequency is 50 हर्ट्ज, वाइल जो अपनी DC है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है। अब चाहे अपनी कोई सी कंट्री हो, हमेशा जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कितनी होगी? 0 हर्ट्ज होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक जो कि अपना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर, या डेफिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बन गए होते हैं, तो इसलिए इस पर भी हमें फोकस करना जरूरी है। जब भी हम बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो बेटा जो हमारा स्टेट बोर्ड या कहें बेटा जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इलेक्ट्रिसिटी हमारे को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहा होता है। जब भी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा होता है घरों में या फैक्ट्रीज के अंदर, तो वो हो रहा होता है या तो ओवरहेड वायर्स से या अंडरग्राउंड वायर्स से, या केबल्स भी आप कह दें। जैसा आप काफी शहरों में देख चुके होंगे कि जो अपनी अंडरग्राउंड जो केबल है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी डाल दी गई है, और अभी भी कुछ जगह पर ओवरहेड वायर्स या केबल्स भी जा रहे हैं, विच मींस ट्रांसमिशन ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो होता है या तो ओवरहेड वायर्स या केबल्स से या अंडरग्राउंड वायर्स या केबल्स से। अगर आपने ओवरहेड वाला वहां पर देखा, चाहे आप अंडरग्राउंड भी ले सकते हैं, तो उन दोनों ही जगह हमारी जो ओवरऑल नंबर ऑफ वायर्स होंगे वो कितने होंगे बेटा? 3 होंगे, जिसमें एक जो वायर है वो अपना फेज का होता है। इस फेज वायर को ही हम लाइव वायर भी बोलते हैं, विच मींस एक जो वायर है वो आपका बेटा कैसा होगा? लाइव वायर होगा। वहीं जो दूसरा वायर है वो आपका बेटा होता है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर। और जो तीसरा वायर है वो आपका होता है बेटा किसका? अर्थ का, या कहें अर्थिंग का। क्या इनका रोल है वो अभी देखने वाले हैं। अब कुछ बात समझो, जब भी हम इनके इंसुलेशन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारा लाइव वायर होता है उसका जो इंसुलेशन अगर आप यहां पर देखेंगे तो वो हमेशा कैसा इंसुलेटेड होगा, या उसका जो वायर है वो रेड कलर की कोटिंग का होगा। ऐसे ही जो हमारा न्यूट्रल वायर होगा, न्यूट्रल वायर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो न्यूट्रल वायर की जो कोटिंग है वो आपकी कैसी होगी? वो आपकी होगी बेटा ब्लैक। अब यहां ब्लैक आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं यहां पर आपको लिख कर भी दे दे रहा हूं। जो ब्लैक है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा न्यूट्रल को। और ऐसे ही जब हम अर्थिंग की बात करते हैं तो जो अर्थिंग वाला वायर होता है वो आपका कैसा होता है? ग्रीन होता है। ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन ऐसा फॉर ग्रांटेड नहीं है। क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी है। विच मीन्स जो लाइव वायर है उसका अक्सर जो कोटिंग होती है वो रेड कलर की होती है। ऐसे ही अगर न्यूट्रल वायर की बात करें तो वो ब्लैक की, और अर्थ वायर की बात करें तो वो कैसी होगी? वो आपके ग्रीन की होगी। कुछ कुछ किताबें यहां ग्रीन को येलो भी दिखाएगी, और लाइव जो वायर है जो कि अपना रेड है वो कोई बुक्स आपको ब्राउन भी लिख कर देगी। तो आप उस केस में कंफ्यूज ना होएं, वो एक ही बात है। और जो आपका न्यूट्रल वाला वायर है वो कुछ बुक्स आपको बेटा ब्लू भी दिखा रही होगी, तो वो भी बेटा सही है। सर क्या हमें दोनों पता होनी चाहिए? हाँ बेटा, आप दोनों पता रखें। इतनी सी चीज समझ में आई। अब देखते हैं इनका रोल क्या होता है। रोल से पहले, जब भी करंट फ्लो हो रही होती है तो हमारी जो करंट है वो फ्लो होती है बेटा लाइव वायर के अंदर। अब सर ये करंट हमारी गई। अब सर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया था कि अगर करंट को फ्लो होना है तो उसको एक क्लोज्ड सर्किट बनाना होगा। क्लोज्ड सर्किट बनाने के लिए करंट चल तो गई, तो वापस क्लोज सर्किट बनाने के लिए जो करंट वापस आ रही होती है वो आ रही होती है बेटा कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रल वायर से। तो ये जो न्यूट्रल वायर है वो आपका किसका काम कर रहा है? वो सर्किट को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। अब यहां बात सुने, अगर आप न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बीच में पोटेंशियल देखें तो बेटा हमारे घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है 220 वोल्ट। किस किस के बीच में नापा जाता है? ये नापा जाता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में, क्योंकि बेटा क्लोज सर्किट यहां बन रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने की जरूरत होगी वो इन दोनों के बीच में ही होगी, जो कि कितना होता है? 220 वोल्ट। अर्थिंग का क्या काम है वो अब भी अपन आगे देखेंगे। आई होप ये बेसिक जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में सेट हुई हो। अब जब भी करंट पास हो रही होती है या हमारे घरों में जो करंट आ रही होती है बेटा वो आती है ऑल्टरनेटिंग करंट या कहें एसी।
जो कि आपकी बाई डायरेक्शनल है, या यूं कहें वो जो है पीरियोडिकली चेंज हो रही होती है, जिसके कारण कभी कभार करंट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, विच मीन्स कम ज्यादा आ रही होती है। तो कभी कभार अगर वो फ्लक्चुएशंस आ जा रहे होते हैं तो हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो खराब हो जाएं, उनसे बचने के लिए हम वहां पर एक डिवाइस इंस्टॉल करते हैं जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, विच मींस इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि जब भी हमारे अप्लायंसेस लगाए गए हो और फ्लक्चुएशन ऑफ करंट हो, उन दौरान वो डिवाइसेस खराब ना हो जाएं, उनसे बचने के लिए हम कौन लगाते हैं? फ्यूज वायर। जो फ्यूज वायर है बेटा, ये काम काम की बातें हैं, जो फ्यूज वायर है बेटा वो बना हुआ होता है या तो कॉपर, या कहें बेटा एल्यूमिनियम, या कहें बेटा टिन लेड अलॉयज। इन किन का? इन चीजों का ये बना हुआ हो सकता है, या तो वो बने हुए होंगे कॉपर के, या एल्यूमिनियम के, या टिन लेड अलॉय के। सर ऐसा क्यों, उन्हीं से क्यों बने हुए हैं? क्योंकि बच्चों जो ये हमारे वायर्स जो हमने इनके बनाए या फ्यूज वायर्स हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। इसीलिए हम इन मटेरियल्स को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। क्योंकि जब भी हमने ये कोई एक लाइव वायर लिया, सर लाइव वायर में फ्लो हो रही है करंट, और लाइव वायर के बीच में ही इंस्टॉल किया जाता है बेटा कौन? फ्यूज। अब सर जब करंट एक्स्ट्रा फ्लो होने लगी, हाई फ्लो होने लगी, तो उस कंडीशन में यहां पर जो टेम्परेचर है वो रेज होगा। सर जैसे ही टेम्परेचर रेज होगा तो यहां पर ये हीटअप होने लगेगा। अब बेटा हीटअप होने लगेगा तो आगे अपने लगे हुए हैं अप्लायंसेस, उनसे अगर मुझे बचाना है तो ऐसा डिवाइस बीच में लगाना पड़ेगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? लो। तो इसलिए हमारा जो फ्यूज है वो कैसा रखा जाता है? लो मेल्टिंग पॉइंट का रखा जाता है, जिसके बेसिक हमारे कौन है एग्जांपल्स? एल्यूमिनियम, टिन लेड अलॉय, या कहें कॉपर। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ये फ्यूज वायर है इंस्टॉल कहां होता है? तो बच्चों ये हमारा होता है लाइव वायर के अंदर। अब ये जो फ्यूज होते हैं ये अलग अलग रेटिंग के होते हैं। ये अक्सर रेटिंग कैरी कर रहे होते हैं 5 एम्पियर, या बेटा कितना एम्पियर? 15 एम्पियर। जब भी हमारे हैवी लोड्स होते हैं तो उस कंडीशन में, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह की बात करें या इरिगेशन की बात करें, तो वहां पर हम 15 एम्पियर का फ्यूज वायर लगाएंगे, और वहीं जब हम हाउस होल्ड सर्किट्स की बात करें तो वो हमारी कितने के लगाए जाते हैं? 5 एम्पियर रेटिंग के लगाए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं कि फ्यूज वायर का क्या काम है, फ्यूज का क्या काम है? तो इसका काम है एज अ सेफ्टी डिवाइस। दूसरा, किनके बने हुए होते हैं? तीसरा, पूछा जाएगा कि ये जो बने हुए हैं वो उनके ही क्यों बने हुए हैं? तो आंसर इज मेल्टिंग पॉइंट। और आपसे कभी कभार उनकी रेटिंग के साथ साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि वो जो इंस्टॉल है वो कहाँ किए जाते हैं। आई होप ये सारी चीज आप एक बार में समझ पाए हों। ऐसे ही हम आगे बढ़ें तो अपना अगला टॉपिक है बेटा अर्थिंग। अब बात सुनिएगा, जब भी हम यहां पर लेट सपोज ये आपने अपने घर में कोई एक जो कूलर है वो यहां पर लगा रखा है। अब सर जब हम कूलर की बात कर रहे हैं तो ये तो सर सप्लाई से आ रहा है, यहाँ से वायर्स आ रहे हैं। सर लेट सपोज ये अपना एक लाइव वायर आ रहा है, ये अपना बेटा न्यूट्रल वायर है। लेट सपोज बेटा आपने जो अर्थिंग का वायर है वो नहीं लगा रखा। पहले मैं आपको बताता हूँ रूल क्या है। तो बच्चों जब भी हम लाइव वायर या न्यूट्रल वायर्स की बात करते हैं तो कभी कभार समय के साथ साथ वायर्स के ऊपर की जो कोटिंग है, जो इंसुलेशन है, वो खराब हो जाता है, या गलती से आपका जो लाइव वायर है वो इस कूलर के मेटेलिक केसिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, तो जो करंट है वो कूलर में से भी फ्लो होगी, और गलती से अगर आपने इसके हाथ लगा लिया तो आपको शॉक लग सकता है। तो उनसे बचने के लिए हम इसी के साथ में एक वायर और इंस्टॉल करते हैं जिसी को अपन क्या बोलते हैं? अर्थ वायर। विच मीन्स अर्थ वायर एक तरीके का हमें ऐसा वायर है जो सीवियर शॉक से बचाने में हेल्प करता है। विच मीन्स अगर हम बात करें इंसुलेशन फेलियर के कारण लाइव वायर कांटेक्ट में आ गया किसी भी मेटेलिक केसिंग ऑफ एनी अप्लायंस के बीच में, और हम उसे बेयर फुटेड अगर हाथ लगा लें तो हमें शॉक मिल सकता है। उस शॉक से बचने के लिए हम एक एक्स्ट्रा अर्थ वायर लगाकर रखते हैं। अब जो अर्थ वायर है उसका एक एंड
मेटल से जोड़कर, उस केसिंग से जोड़कर, और दूसरा एंड डीप अंडर द अर्थ बरी कर कर रखा हुआ होता है एक कॉपर प्लेट से बांधकर। जिससे होगा क्या, जब हम ये अर्थिंग का वायर लगा रखे होंगे अंडर द अर्थ, तो उस कंडीशन में जो करंट है वो हमसे पास ना होकर सीधी की सीधी अर्थ हो जाएगी और हम जो हैं उस सीवियर शॉक से बच सकते हैं। वो रोल होता है अर्थिंग वायर का। एक काम की बात, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं वो है बेटा किसका, अर्थ का, और अर्थिंग क्या है वो मैंने आपको समझा दी। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। और जब आपके घर नए बने होंगे या आसपास में आपने देखा होगा बनते हुए, तो आपने देखा गया होगा एक वायर, वो मेटेलिक एक वायर जो कि वो कॉपर प्लेट से बांधकर नीचे अर्थड करे हुए होते हैं, बहुत गहराई में बेटा दबा दे रहे होते हैं। उसी का रीजन यही है और यही रोल है उस थर्ड वायर का, ताकि वो आपको शॉक से बचा सके। आगे अगर बढ़े तो अगला जो टॉपिक है वो अपना है शॉर्ट सर्किटिंग। बच्चों, अगर अपना एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर गलती से एक दूसरे से टच हो जाएं या इंसुलेशन फेलियर होने के कारण वो एक दूसरे से टच हो जाएं, तो उस कंडीशन में वायर में जो रेजिस्टेंस है वो घट जा रहा होता है, या यूं कहें जो करंट है वो लार्ज अमाउंट का फ्लो होने लगता है, जिसके कारण एक ब्लास्ट या कहें हीट डेवलप होने लगती है या आग लग जा रही होती है। उसी को अपन क्या कह दे रहे होते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या है, जब भी एक सर्किट के अंदर लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर गलती से एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो करंट है वो ज्यादा फ्लो होने लगता है बिकॉज ऑफ द लो रेजिस्टेंस, और उसी के कारण वहां पर हमारी फायर लग जाती, फायर कैच हो जाती है, और इसी चीज को हम क्या बोल दे रहे होते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। ऐसे ही अपना एक और टॉपिक है जो कि है ओवरलोडिंग। अगर हम मल्टीपल डिवाइसेस एक ही सॉकेट्स में ऑपरेट करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारी फायर कैच हो जाती है, या यूं कहें पोटेंशियल घटने लग जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो ओवरलोड होने के कारण एक हाई करंट को फ्लो करवा देते हैं, और जो फायर वो कैच कर लेते हैं, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग की कंडीशन। अगेन जो मैंने आपको बताया, ओवरलोडिंग जो है कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस इन द सर्किट, क्योंकि एक ही अप्लायंस में आप दो या दो से ज्यादा डिवाइस उसमें जोड़ते रहेंगे तो वहां पर लोड बढ़ जाएगा, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं ओवरलोडिंग। तो ये हमारी बेसिक टर्म्स थी जो कि हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होती है, और इन्हीं टॉपिक्स को या वन मार्कर क्वेश्चंस को बना बनाकर यहां से क्वेश्चंस पुट ऑन कर लिए जाते हैं, जो कि कुछ मैं लेकर भी आया हूं, हम यहां पर देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, अप्लायंसेस दैट हैव मेटल बॉडी आर जनरली कनेक्टेड टू द अर्थिंग वायर, व्हाट इज द रीजन टू अर्थ दीज वायर्स। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपना अर्थ वायर है वो किस लिए लगाया जाता है। तो यहां ऑप्शंस हम देखें तो यहां लिखा हुआ है टू प्रिवेंट एक्सेस करंट। क्या एक्सेस करंट को प्रिवेंट करने के लिए है, या दूसरा कह रहा है टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द करंट। बच्चों, जब हमारी ये कूलर था और इससे कनेक्टेड थे हमारे वायर्स, अगर इंसुलेशन फेलियर हुआ तो कहीं ना कहीं जो करंट है वो लीक होकर इसमें फ्लो होने लगी है। तो इसलिए हम यूं नहीं कहेंगे टू प्रिवेंट एक्सेस करंट, बल्कि हम कहेंगे टू प्रिवेंट व्हाट बेटा, द लीकेज ऑफ द करंट। तो इसलिए इसका जवाब ऊपर वाला ना होकर बी वाला बनता। अगर हम सी की बात करें तो सी में लिखा हुआ है टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा करंट, ऐसा तो कभी नहीं था। और डी की बात करें तो कहा हाई रेजिस्टेंस, नहीं, रेजिस्टेंस हाई भी नहीं हो रहा होता। तो इसका जो अगेन परफेक्ट सोल्यूशन है वो कौन है, अपना ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना है मैच द कॉलम, और मैच द कॉलम आपको फुर्सत से करना है। मैच द कॉलम में आपसे कहा गया जो ए वाला है वो पार्ट है, वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी किसके अंदर मांगी है, इन हर्ट्ज। एसी की क्या होती है इंडिया में, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो आपकी होती है बेटा कितनी, 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज है, तो इसके लिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाता, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, ए के लिए जो है वो तो मेरा है बेटा सेकेंड पार्ट। ऐसे ही मैं बी के लिए अगर देखूं तो बी मेरा कह रहा है color of wire in which switch needs to be put in a domestic electric circuit। domestic electric circuits के दौरान जो switches हैं उसमें वो कौन सा वायर है, मतलब एक तरीके से ये आपके लाइव वायर की बात कर रहा है,
क्योंकि करंट उधर ही फ्लो होती है। तो मैंने आपको बताया था लाइव वायर के केस में या तो आपका वो रेड होगा या बेटा वो हो सकता है कैसा, ब्राउन। तो इस कंडीशन में आपका जो इसका आंसर होता वो होता फोर्थ पार्ट, विच मीन्स बी का हमने लिखा फोर्थ। सी पार्ट की अगर अपन बात करें, अच्छा ये मैंने जो आपको बताया वो सी का बताया, तो सी का जो है वो आपका है फोर्थ। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, मैं एक बार वापस लिख देता हूं, फर्स्ट वाले का जो आंसर था वो था अपना सेकंड, अगर बी वो बी किया नहीं है, और सी वाले का है फोर्थ। सेकंड को पढ़ लेते हैं। सेकंड हमारा कह रहा है कलर ऑफ अर्थ वायर। अर्थ वायर बेटा अभी मैंने कहा अर्थ वायर आपका ग्रीन होता है, आप यूं भी याद रख सकते हैं, करंट फ्लो हो रही है, सही है, तो वो हो रही है बेटा रेड में। सिंपल सा मतलब वो है अपना एक लाइव वायर, एल फॉर लाइव, एल फॉर लाल, तो लाइव वायर में लाल, और अर्थ अपना एक हरा भरा प्लेनेट है, विच मीन्स वहां पर अपना कौन सा है, ग्रीन वायर। आई होप इस ट्रिक से आप याद रख पाएंगे। और न्यूट्रल बेटा जिंदगी वीरान है, विच मीन्स बेटा कौन सा हो गया, ब्लैक हो गया। अगर डी को देखें तो यहां लिखा हुआ है रेटिंग ऑफ फ्यूज। रेटिंग ऑफ फ्यूज मैंने आपको कहा आप 5 एम्पियर भी ले सकते हैं, 15 एम्पियर भी ले सकते हैं, तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाता वो होता थर्ड। तो मैं लिखता जो डी वाला है उसका मेरा होता बेटा कौन, थर्ड, और जो मेरा बी वाला था उसका था मेरा फर्स्ट। आई होप आप ऑप्शन मैच कर लेंगे। तो ए का सेकंड, तो ए कट हो गया मेरा, ए का सेकंड, बी कट हो गया, डी भी मेरा कट हो गया। शायद यही दिख रहा है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ। तो आप साफ सा देख पा रहे होंगे बेटा जो ऑप्शन नंबर सी है वो मेरा कौन हो गया, इसका परफेक्ट सोल्यूशन हो गया। आई होप आपके दिमाग में ये सेट हुआ हो। अगेन जो हमने डोमेस्टिक सर्किट पढ़े थे उनके कभी ना कभी हमसे डायग्राम भी बनाने के लिए बोल दिया जाता है, इसलिए मैं डायग्राम के तौर पर ही एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां आपसे पूछा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डायग्राम है या करेक्ट डायग्राम है वो आपका कौन सा होगा। सिंपल सी चीज हमने पढ़ा था सर, जब भी हम डोमेस्टिक वायर की बात करते हैं तो उसमें हमारे 3 वायर्स होते हैं, एक अपना होता है लाइव वायर, एक अपना होता है न्यूट्रल वायर, और एक अपना होता है बेटा अर्थिंग। तो अगर आप फर्स्ट डायग्राम में देखें तो आपको लाइव और न्यूट्रल दे रखा है लेकिन अर्थ वहां से गायब है, तो ए ऑप्शन तो आपका सीधा गलत। ऐसे ही बी में भी आप देखें तो अर्थ वाला नहीं है, तो वो भी आपका कौन हो गया, गलत हो गया। इतना हमने पकड़ लिया। अब सर अर्थ वायर सी में भी है और डी में भी है, लेकिन बच्चों यहां पर फोकस करें आप, जब आप सी में देख रहे हैं तो लाइव वायर सीधे आपके स्विचेस से जुड़े हुए हैं, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। लाइव वायर तो प्रॉपर चैनल के थ्रू जा रहा होता है। आपने बाहर पोल से लिया, पोल आपका मेन फ्यूज से होते हुए आपका जा रहा होता है मीटर में, और मीटर से होते हुए आपके अगेन फ्यूज से होते हुए वो आपके अलग अलग रूम्स में पहुंचता है। तो बेटा यहां तो आपका लाइव वायर सीधा कनेक्टेड था, तो अगेन आपका सी भी गलत हो गया, और इसका जो परफेक्ट डायग्राम है वो आपका कौन हो गया, डी। याद रखना हमसे काफी बार ये डायग्राम भी बनवा लिया गया है, तो उस कंडीशन में आप ये जो डायग्राम है वो भी क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ये हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या है, प्रॉपर रे डायग्राम है। एक और चीज जो आप नजर मार लीजिए, क्या सर आपने बताया था लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट होना चाहिए। तो अगर आप यहां पर देखें तो आपको साफ वो भी मेंटेन होता हुआ दिख रहा होगा। देखिए ये लाइव आया, ये जा रहा, और ये आपका न्यूट्रल आ रहा, ये जा रहा, और इन दोनों के बीच में ही आपका कौन है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल है। अगर आप यहां देखते तो अर्थ और न्यूट्रल में उसने 220 वोल्ट दिखाया था, तो ये तो देखते के संग फिर से गलत। तो आप मल्टीपल पैरामीटर्स के हिसाब से भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ये अपना था बेटा क्वेश्चन। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्लास पसंद आई हो, और जैसा कि आपको पता है डेट शीट हमारी रिलीज हो चुकी है, तो उसको देखते हुए हमने वन शॉट बनाया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। जल्द ही आपको बाकी के 3 चैप्टर्स के भी मिलेंगे, और अगर आपको नोट्स एनोटेशन के साथ में लेने हैं या विदाउट एनोटेशन के साथ में लेने हैं, तो आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके थ्रू एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहां से नोट्स भी ले सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। याद रखिएगा जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे बेटा।